लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस ऑपरेशन में देश के 4 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें आर्मी के कैप्टन समेत 2 जवान और बीएसएफ के कांस्टेबल शामिल हैं। वहीं रक्षा सूत्रों ने कहा कि सेना के गश्ती दल ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोका, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, ये देख वहां गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। हालांकि बीएसएफ के साथ साथ आर्मी का ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें बाद में 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सेना ने एक बीएसएफ जवान समेत अपने 4 सैनिक खो दिए हैं। अधिकारी ने कहा कि मुठभेड़ स्थल से एक एके राइफल और 2 थैले बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान अभी भी लगातार जारी है। तो भारतीय सेना के जाबाजों ने एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि इस ऑपरेशन में देश के जवान भी शहीद हुए हैं। इनमें आर्मी के एक कैप्टन समेत 2 जवान और बीएसएफ के कांस्टेबल शामिल हैं। रक्षा सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि घुसपैठ की कोशिश इन आतंकियों की तरफ से की जा रही थी। और मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार पल्लवी जी। अनिल जी, भारतीय सेना के जाबाजों ने एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया और घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश विफल कर दिया, लेकिन दुखद यह है कि हमारे देश के भी 4 जवान शहीद हो गए। इस पूरे मामले पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पल्लवी जी, कल रात की बात है कि 1 बजे के करीब हमारा जो बीएसएफ का पेट्रोल है उसने ये देखा वहां पे कि मचैल सेक्टर है कुपवाड़ा रीजन के अंदर, कि वहां पे हमारी जो फेंसिंग है उसके आसपास में जो है वहां से कोई ये हरकत हुई है और वहां पे ये घुसपैठ होने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने वहां पे उनके ऊपर फायर किया उन मिलिटेंट्स के ऊपर, जिसमें से एक मिलिटेंट उसी टाइम मारा गया और उसमें एक हमारा जो बीएसएफ का जो जवान था वो शहीद हुआ। और ये वहां से जो है ये जो मिलिटेंट्स है ये वहां से भाग के आगे की तरफ भाग गए। और इसके बाद आर्मी की क्यूआरटी जो हमारी क्विक रिएक्शन टीम होती है वो वहां पे आई है और फिर उनके पीछे लगी है और फिर सवेरे 10 बजे के करीब जाके फिर उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। पर इस जो कांटेक्ट के अंदर अब उस जो मुठभेड़ के अंदर हमारा जो है हमारे एक कैप्टन और 2 जवान जो है वो वीरगति पाए और उनके जो हैं जो मिलिटेंट्स हैं उनके जो वो 3 मिलिटेंट्स वहां मारे गए। तो जितने मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। पर इसमें हमने अपने जवानों को खो दिया है, वो बड़ी अफसोसजनक बात है। पर इसमें एक चीज हमें नजर आती है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी हरकतें करने में बाज नहीं आएगा। और ये बार बार हमने ये देखा है कि वहां पे अभी भी लॉन्च पैड में तकरीबन 100-150 जो मिलिटेंट्स हैं वहां तैयार है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। मेरी तो राय यही है कि इसके अंदर हमारे जो फौज है हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए इन लॉन्च पैड्स के ऊपर, जैसे पीछे हमने की थी, ताकि ये जब जैसे ही इकट्ठे होते हैं किसी लॉन्च पैड के ऊपर वहीं पे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और इनको वहीं पे मार गिराना चाहिए मिलिटेंट्स को। अगर उसके बीच में पाकिस्तानी रेंजर्स आते हैं या पाकिस्तानी फौज के बंदे आते हैं तो उनको भी मार गिराना चाहिए, क्योंकि वो इनको सबको फैसिलिटेट करते हैं इसके अंदर घुसपैठ करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम ये वेट करेंगे कि भाई ये जब इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तब हम इनको चेक करेंगे, तो ये हमारे तरफ से जो कैजुअल्टी है ये ऐसे ही होगी। तो हम अपनी कैजुअल्टी भी बचाने के लिए और पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए कि भाई देखो, अगर आप तुम इसके अंदर नहीं मानते तो हमारा जो प्रोएक्टिव एक्शन है वो रहेगा। तो वो जो है हमें ये अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी ही पड़ेगी और जितनी जल्दी हम ये बदले मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक वैसे नहीं करना चाहते, हम मिसाइल स्ट्राइक कर ले, क्योंकि हमारे पास ऐसे बड़े छोटे मिसाइल्स हैं जो इतने रेंज में बड़े आराम से जो है पाकिस्तानी के जितने ये लॉन्च पैड्स हैं बॉर्डर के ऊपर उन्होंने बनाए हुए उसके अंदर हम इनको मार गिरा सकते हैं। उनकी जो हम निगरानी हमारी सैटेलाइट से होती है, हमें पता है कि कहां से ये घुसपैठ होने वाली है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी ये मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं या वो नो मैंस लैंड में जो है एलओसी के अंदर जो नो मैन लैंड होता है उसके अंदर मारे जा रहे हैं, या जैसे हमारी फेंसिंग के पास आते हैं या फेंसिंग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वहां मारे जा रहे हैं। तो हमें ये एक कदम और आगे ले जाना चाहिए। अब इनको हमें उनके लॉन्च पैड्स में ही मारना चाहिए, उससे हमारी कैजुअल्टी कम होगी और हमारे फौज का जो है मनोबल भी ठीक रहेगा और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक मिलेगा कि वो बार बार ये जो हरकतें कर रहा है उसमें बंद हो गई।
देखिए सर, हाल के दिनों की घटनाओं पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, नेताओं पर हमले किए गए, सुरक्षा बलों पर हमले किए गए। हाल के दिनों में इन घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस बीच डीडीसी के चुनाव की घोषणा कर दी गई है जम्मू कश्मीर में। क्या आप समझ रहे हैं रक्षा के लिहाज से कि ये समय एकदम सही है कि वहां पर डीडीसी के चुनाव करवाए जाएं, या किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया इस समय वहां पर होनी चाहिए? देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए, जैसे पीछे हमारी पंचायत इलेक्शन हुई थी, उस हिसाब से जो है सिक्योरिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। उसके अंदर चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने से भी सीआरपी की कंपनियां हैं या एसएसबी वगैरह है, उनकी कंपनियां ला के वो प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। उसमें फौज का कोई काम नहीं होता। फौज जो है वो हमारी बॉर्डर पे ही होती है। अंदर की जो सिक्योरिटी है वो इनसे प्रोवाइड होती है, और ये इतनी क्षमता है हमारे होम मिनिस्ट्री के पास कि इतनी वहां पे सीआरपी कंपनी लाए, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन का प्रक्रिया नहीं होगी तब तक वहां पे नॉर्मलसी नहीं आएगी। और पाकिस्तान यही जो इलेक्शन की प्रक्रिया है इसको नहीं कराना चाहता। और जो आप देख रहे हैं, जो ये सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स हैं, जो ये अभी इलेक्टेड वहां पंच सरपंच थे या उनके जो बीडीसी के मेंबर थे जिनकी अभी हाल ही में किलिंग हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बीडीसी के इलेक्शन हो, पंचायत के इलेक्शन हो, जो हम एक तरफ से जो डेवलपमेंट का है वो पूरा लास्ट मैन तक पहुंचे, गांव के अंदर तक पहुंचे, ताकि लोग जो हैं ये मिलिटेंसी, जिस हिसाब से ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है कि जी इधर हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हो रहा, हम हिंदुस्तान के जो कश्मीर को आजाद कराएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो प्रोपेगेंडा सारा पाकिस्तान का है वो खत्म हो जाएगा, वो विफल हो जाएगा। जब तक हम इलेक्शन और पॉलिटिकल प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज का हल नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जब जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो भी लोग हैं उनको जब वहां पे पावर मिलेगी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे आगे आप देखिए नौकरियां चलेंगी, तो तब जाके ये जो सारी प्रक्रिया जो जिस हिसाब से ये मिलिटेंसी चल रही है वहां पे, ये सारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है कि इस समय राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, आपने भी काफ़ी कुछ जानकारी दी है अनिल जी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। वो चूक ना छूटे, इसके लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम कई कदम उठा सकते हैं, रणनीति में भी बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कई बार गली मोहल्लों में आकर इस तरह के आतंकी हमले कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं तो बम फोड़ के चले जाते हैं आतंकी। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय युवाओं की काफ़ी इसमें मिली भगत होती है। इन सब चीजों से किस तरह से निपटेगी सरकार, किस तरह से निपटेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन? देखिए, एक चीज है कि ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा था, पाकिस्तान से पैसा मिलता आया है अभी तक, और जिन्होंने, आपको पता है कि ये तो पत्थरबाज भी जो थे उनको भी पैसा मिलता था, हर पत्थरबाज को 500 से 800 रुपए मिलते थे उसको पत्थर फेंकने के। तो ये जो पैसा जो आ रहा था उधर पाकिस्तान से अभी तक, वो जो लोग हैं वो सारे उसी के इन्फ्लुएंस में बैठे हैं। और अभी जिन लोगों के पास जो आप देखते हैं ये जो एक्शन चल रहे हैं, आप कहते हैं गली मोहल्ले में चलता है, ये सारे ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं जो वहां कर रहे हैं। पर आप साथ में एक चीज ये भी देखिए कि जब कहीं मिलिटेंट कोई किसी घर में घुसता है, इमीडिएटली उसकी खबर जो है ये कश्मीरी लोग ही जो है जहां जिस घर में है या उसके आसपास से, वो पुलिस को दे देते हैं, और पुलिस फौज को देके वहां पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करके वहां उसको मिलिटेंट को मार गिराती है। तो ये भी साथ साथ है, और ये कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि कश्मीरी लोग जो हैं इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए। हाँ, हमें जो है जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, अब इनके ऊपर नकेल कसनी है, क्योंकि ये जब तक हम इसके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे तो ये जो घटनाएं चल रही हैं ये चलती रहेंगी। क्योंकि इसमें क्या है कि अभी आपको पता है कि जब 90 के दशक से लेकर अब 2020 हो गया, आप देख लीजिए 30 साल से ये यहाँ पे चल रहा है काम। अब कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो कितना वो सब कुछ है, वो सारी अब शिनाख्त हो रही है आस्ते आस्ते। जब मनी ट्रेल के साथ में एनआईए ने शुरू किया, तो अब आप देखिए रोज के रोज रेड हो रहे हैं, एनआईए के भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी, और ये जो लोग पैसा बांट रहे थे पहले उनको पकड़ रहे हैं, उनसे आगे फिर जो है इनके जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ रहे हैं। उस हिसाब से ये कार्रवाई चल रही है। अब जो 30 साल से एक चीज चलती रही है उसको ठीक होते हुए भी टाइम लगेगा। और आप देख रही है अभी 5 अगस्त 2019 को ही 370 अबॉर्गेट हुआ, 35 से अबॉर्गेट हुआ। तो अब आपके पास सिर्फ एक साल सवा साल हुआ है, तो सवा साल में
आपने बहुत अच्छा काम किया, पर अभी काम करने की बहुत जरूरत है। और जिस और कहीं हिसाब न से कहीं गवर्नमेंट कर। रणनीति में भी बदलाव की ज़रूरत है, तब जाकर स्थितियों को काबू में हम कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के जाबाज़ों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकामयाब कर दिया है। जो आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस कोशिश को आज हमारे सेना की तरफ से नाकाम कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हो चुका है। अब सबकी नज़र 10 नवंबर को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर लगी हुई है। इधर एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन समर्थकों, खासकर आरजेडी समर्थकों में उत्साह फैल गया है। सभी अभी से ही चुनाव परिणाम के दिन दिवाली मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के बाद आरजेडी ने अपने समर्थकों के लिए ये सख्ती भरा फरमान जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश भेजा है। अपने संदेश में तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बेहद सरलता और सादगी का परिचय दें। दरअसल शनिवार को जारी विभिन्न न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल में राजद की अगुवाई में राजद गठबंधन की सरकार और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की गणना की गई है। मतदान के फौरन बाद टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनना लगभग तय है। हालांकि एग्जिट पोल पर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी सहमत नहीं है। महागठबंधन के लोग भले ही बोल रहे हों कि एग्जिट पोल में जितने सीट दिखाए जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महागठबंधन को मिलने वाली है, लेकिन एनडीए भी इस पूरे एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है। एनडीए का भी ये साफ तौर पर कहना है कि कभी भी एग्जिट पोल सही और सटीक नतीजे नहीं दिखाता और हर हाल में नीतीश सरकार ही बनेगी, इस तरह का दावा एनडीए की तरफ से किया गया है। लेकिन यहां पर खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को सख्ती भरे लहजे में एक चेतावनी दे दी है, या यूं कहें कि उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कोई भी जश्न का माहौल ना बनाया जाए, आतिशबाजी ना की जाए, सरलता का परिचय दें। और इस हिदायत के बाद ये माना जा रहा है कि आरजेडी समर्थकों में खासा उत्साह है और खासकर तेजस्वी यादव भी अब ये मानकर बैठे हुए हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके जो समर्थक हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो जश्न की तरह से 10 नवंबर को दिवाली मनाएंगे। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि सरलता का परिचय दें। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, सरलता का परिचय दें और सादगी और शिष्टाचार से इसे स्वीकारें। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरि पाठक इस समय लाइव जुड़ गए हैं। हरि पाठक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने एक सख्त हिदायत अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए जारी की है। उन्होंने कहा है कि जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद किसी तरह का कोई जश्न ना मनाया जाए। क्या ये माना जाए कि महागठबंधन मान चुका है कि इस बार बिहार में उनकी ही सरकार बनने जा रही है? जी पल्लवी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आए हैं तो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बननी लगभग यहां पर तय हो चुकी है, जिसको लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता, खास करके आरजेडी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस पर तीखा प्रतिक्रिया करते हुए महागठबंधन के प्रमुख तेजस्वी यादव ने यह टिप्पणी दी है कि खास करके राजद कार्यकर्ताओं को कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जिसे लेकर कोई अमानवीय व्यवहार का प्रतीक सामने नजर आ रहा है। क्योंकि तेजस्वी ने अपने चुनावी प्रचार में भी कहा था कि मैं अपने पिता और माता की तरफ से जो गलतियां हैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं, तो जिसे उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि हाँ, इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो किसी भी तरह की कोई कोताही या हर्षोल्लास के बाद, पूरे रिजल्ट आने के बाद ही हर्षोल्लास मनाया जाएगा, उसके पहले किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जी पल्ली। हरि पाठक, और इन एग्जिट पोल पर महागठबंधन की तो प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन एनडीए खेमे में किस तरह की हलचल मची हुई है? एनडीए खेमे की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? पल्लवी, एनडीए खेमे की अगर बात की जाती है, एनडीए भी कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आंकड़ा जो है बहुत करीब का आंकड़ा माना जा रहा है। अगर सारे एग्जिट पोल की अगर तुलना की जाए तो आंकड़ा बहुत करीब का माना जा रहा है, जिसे लेकर एनडीए में भी कहीं उत्साह की कमी नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी आखिर किसकी ओर रुख करते हैं। अगर वो एनडीए की तरफ रुख करते हैं तो एनडीए सबसे
प्रबल दावेदार के तौर पे सामने आती है, तो मामला यहाँ कांटेदार टक्कर की मामला आती है। लेकिन एनडीए में जो अगर उत्साह की बात देखी जाए तो उत्साह एनडीए में भी है, जिस तरह से महागठबंधन में उत्साह है उस तरह से एनडीए में भी उत्साह है। अब ये देखने वाली बात होती है 10 तारीख को ही ये सामने तय हो सकता है कि आखिर बिहार की गद्दी किसके सर आती है और बिहार की गद्दी का युवराज आखिर कौन होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरि पाठक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 10 तारीख के लिए अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह से कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, जनता को ही जश्न मनाने दीजिए, आप बस अपनी सादगी का परिचय दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को ऐलान किया है कि दिवाली के बाद राज्य में स्कूल फिर से खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। उद्धव ने यह भी जोड़ा कि धार्मिक स्थलों को भी दिवाली के बाद खोला जाएगा। इससे पहले उद्धव ने आशंका जताई थी कि राज्य में फिर से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। रविवार को उद्धव ने कहा, हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली बाद स्कूल फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को भी खोलने को मंजूरी दी जाएगी। प्रदूषण और कोरोना के संबंध पर बोलते हुए उद्धव ने कहा, प्रदूषण से कोरोना का असर बढ़ सकता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पटाखे और आतिशबाजी चलाने की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। दिवाली के बाद 15 दिन अहम होंगे, हमें सावधान रहना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए। कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरतने पर जोर देते हुए उद्धव ने कहा, भीड़ में बिना मास्क के घूमने वाला कोविड-19 का मरीज करीब 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इससे पहले शनिवार को वेबिनार बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए कोरोना की एक और लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सरकार की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि दिवाली के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं प्रदेश में। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी। लोगों को काफी उम्मीद था कि शायद इस दिवाली से पहले कुछ उन्हें उपहार के रूप में मिल सकता है। लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से हो या मंदिर मस्जिद ऐसे धर्म स्थलों को खोलने की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर डॉक्टरों की माने तो सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि धार्मिक स्थलों को खोला नहीं जा रहा है। दीपावली के बाद इस मामले पर सीओओ द्वारा जो गाइडलाइन बनाई जाएगी उसके तहत जो है इन धार्मिक स्थान और स्कूलों को खोला जाएगा। खास करके उन्होंने पल्लवी जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर के जोर दिया, स्कूल खोलने पर उन्होंने कहा कि पहले से ही शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ उन्होंने बातचीत कर उन तमाम पहलुओं पर चर्चाएं कर ली है। दीपावली के बाद इन सारे चीजों को खोला जाएगा। जी पल्लवी, बिल्कुल। और धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर जिस तरह से सूबे में विवाद हो रहा था, अब चूंकि सीएम ने संकेत दे दिए हैं, तो ऐसे में क्या अब ये विवाद थमता नजर आ रहा है? जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया कि दीपावली के बाद धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, तो धार्मिक स्थलों को लेकर जो राजनीतिक गर्माहट थी, मंदिर खोलने के लिए जगह जगह आंदोलन किए जा रहे थे। मुंबई के दादर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी जो है बीजेपी और उनके समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। कई जगहों पर एनजीओ संस्था और विश्व हिंदू परिषद ऐसे तमाम संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही तो उस पर आज जो उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है, इससे जरूर ये पूरा मामला थमता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, लेकिन मुरारी यहाँ जानना इतना भी ज़रूरी है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग अभी तैयार हैं इसके लिए कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए और स्कूलों को खोल दिया जाए। देखिए, अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उसमें भी महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। संक्रमितों की संख्या अभी भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से ही सामने आ रही है। ऐसे में क्या अनलॉक की इस प्रक्रिया के लिए महाराष्ट्र तैयार नजर आ रहा है? हाँ जी पल्लवी, ये तो पाना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ काफी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि धार्मिक स्थल खोला जाए, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी कोरोना की वैक्सीन जो है आई नहीं है और उसे लेकर के हम किसी बड़े निर्णय पर नहीं जा सकते हैं। अगर धार्मिक स्थलों की बात करें, मंदिर और मस्जिदों की, तो बड़े पैमाने पर लोग वहां इकट्ठा होते हैं। खास करके डॉक्टरों की माने तो बुजुर्गों में ये संक्रमण सबसे ज्यादा फैलने की आशंका है। यही वजह है कि वो इस मामले में गंभीरता लेते हुए दीपावली के बाद कुछ गाइडलाइन के तहत इसे खोलने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र की स्थिति कहे तो ठीक नहीं है। मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, पालघर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पूना, नासिक तो महाराष्ट्र के बाहर, या फिर मुंबई की बात करें तो यहाँ ताजे मामले अभी भी मिल रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट 99% तक छूने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी जो केसेस मिल रहे हैं 400 से 500 कोरोना पॉजिटिव, ये अभी भी चौंकाने वाले हैं। लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। जिस तरीके से एक अभियान चलाया गया है कि 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, तो ये नहीं करेंगे तो स्थिति और हालात आगे खराब हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने आज लाइव वो आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में दीपावली के बाद स्कूल खोले जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर भी बातचीत की जा रही है। इस दौरान वे अपील भी करते हुए नजर आए कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,674 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि शनिवार को नए मामलों की संख्या 50,356 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 45,674 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 85,07,754 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 559 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। वहीं अब तक कुल 1,26,121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 49,082 रही। ताजा आंकड़ों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों की तुलना में अधिक है। पिछले कई दिनों से यह ट्रेंड बरकरार है। इससे कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में कमी आई है। देश में अब तक 78,67,968 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,12,665 रह गई है। वहीं बीते 24 घंटों में हुई मौतों के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 150 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में यह आंकड़ा 79 पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 58, केरल में 28, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 25 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट? जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है जनता को, मगर हाँ एक तरफ ये जरूर कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से कहीं ना कहीं हल्का कोई ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर 6,000 7,000 से आंकड़े जो पार जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब थोड़े से हल्के से थमते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से मौसम करवट लेगा अब और ज्यादा आंकड़े बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केटों में लोग निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं मास्क का यूज नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वायरस थोड़ा सा और ज्यादा भारी होगा और जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। मगर बात करें जिस तरीके से लोग बागों को जागरूक करने के लिए पहल की जा रही है, यहाँ तक कि डॉक्टरों की तरफ से पहल की जा रही है, एसडीएम की तरफ से पहल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि वायरस को अभी यानी कि रोका जा सके, यानी कि लोगों को अपने आप से अपने वायरस से बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं जो पहले मुहिम चल रही थी, यानी कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसी को लेकर हर बार कहा जा रहा है कि इसी तरीके की मुहिम दोबारा से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि तीसरे चरण के अंदर दिल्ली आ चुकी थी और दिल्ली को अभी तीसरे चरण से दोबारा से बचाना होगा। जी
बिल्कुल। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति राजीव नजर आ रही है? हालांकि अच्छी बात है कि जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो ज्यादा है बजाय संक्रमितों के, लेकिन लापरवाही नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या पूरे देश में संक्रमण का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि आपके जिस तरीके से दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है तो लोग बाग पूरे देश के अंदर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, यानी कि अपने घरों के सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं और बाजारों के अंदर भीड़ के तौर पर, यानी कि कह सकते हैं कि एक दूसरे से चिपक कर चलने के मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकारें कोशिश कर रही है, मगर सरकारें की कोशिश उन बाजारों के अंदर विफल नजर आ रही है जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा है। यानी कि जो होलसेल मार्केट है, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केटें हैं, जैसे सदर बाजार हुआ या फिर करोल बाग हुआ या फिर दिल्ली की जो और मार्केटें हैं, लाजपत नगर हुआ, वहां पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको बाजारों के अंदर आना होगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। मगर एक चीज और स्पष्ट है, जिस तरीके से दिवाली फेस्टिवल यानी कि नजदीक है तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ जरूर उमड़ रही है। उसी को लेकर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो 7,000 का आंकड़ा आ रहा है, यानी 24 घंटे के अंदर कोरोना पेशेंटों की जो गिनती बढ़ रही है, उसके अंदर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से तेज कर दी गई है और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि आंकड़ों को कम किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है अब वो धीमी गति से बढ़ रहा है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक है। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।